नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ऑल इंडिया नीट टेस्ट नंबर 15 हुआ है, तो उसका डिस्कशन लेकर, केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर हम लोग आपके सामने हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ, क्या पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों, जानते हो आपकी इस मुहिम के तहत हम लोग हर पेपर से पहले रैपिड फायर सेशन, पेपर के बाद उसका डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, टॉप 10 प्रॉब्लम्स जो रॉन्ग होती हैं आपकी तरफ से, उनका भी बाद में अच्छे से एनालिसिस किया जाता है। तो ये सब हो रहा है सर के गाइडेंस में और इस मिशन के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं कि मॉडल टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए कठिन रहे, कौन कौन से नॉर्मल रहे। तो आइए अपने डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद जस्ट अ मिनट, चलिए, हाँ, तो चलिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 51। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe आपसे पूछ रहा है Fe3O4 का। तो देखिए, जब Fe3O4 की बात हम करते हैं तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम यहां पे निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर हमें, क्योंकि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र ही नहीं है ऑप्शन में, होल नंबर में आई है ना, तो यहां पर हम एक बात जानते हैं, Fe3O4 आ रहा है FeO से और Fe2O3 से, ठीक है ना। तो ये जो है, अगर हम देखते हैं तो इसमें Fe प्लस -2 बराबर 0 और ये 2Fe प्लस -2 इंटू 3 बराबर 0। तो यहां से Fe बराबर 2 होता है, ठीक है, और यहां पे 2Fe बराबर प्लस का 6 है, तो Fe बराबर प्लस का 3 भी निकल के आ रहा है। तो ये जो है, ये आप देख सकते हो यहां पर Fe +2 में भी है, +3 में भी है। तो +2 में भी है, +3 में भी है, तो दोनों 1 और 2 के साथ हम लोग जाएंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 में। आप देख सकते हो Fe3O4 के लिए, तो Fe3O4 जो है वो अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल रहे होते तो डेफिनेटली वो 8/3 आ जाती, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो हमने कहा था एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम लोग जो है वो हम लोग ये पता करते हैं कि उनका जो कंपोजिशन है वो कैसे हुआ है, और वहां से हम एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सवाल और भी आपको बताए थे, Pb3O4 मैंने बताया है आपको, ठीक है ना, और Pb3O4 बताया, Pb3O4 बताया था, और Br3O8 पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में दिया था, C3O2 दिया हुआ। तो तमाम सारे ऐसे एग्जांपल्स करवाए हैं जिनमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आती है, और बाद में फाइनली जो है हम लोग निकाल लेते हैं उनका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है जो आपने क्वेश्चन नंबर 51 में देखा है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये एक जरूरी था, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह जो Pb3O4 है वो भी इसी तरह है। वो किससे बना है? FeO और इनटू में ये साथ में, मतलब इसी के मिक्सचर है इसका, Fe2O3 का, ठीक। तो यहां से हम लोग किसके साथ चले जाएंगे? +2 भी है, +3 भी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इफ वेंट ऑफ फैक्टर for the dissolution of magnesium nitrate in water is 2.5, what will be the degree of ionization? What will be the degree of ionization of magnesium nitrate? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी,
और अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg2 प्लस 2NO3 माइनस में स्प्लिट हो रहा है। तो यहां पे टोटल आयंस जो हैं वो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो अगर हम जो एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वैन टॉप फैक्टर के लिए और रिलेशन पढ़ते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। अब यहां से I की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.5 है, बराबर 1 प्लस n कितना है बेटा, n3 आ रहा है, देख लीजिए 3 माइनस 1 अल्फा। तो 2.5 माइनस 1 बराबर 2 अल्फा। तो 2 अल्फा बराबर 1.5 हो रहा है, 2 अल्फा बराबर 1.5 हो रहा है। तो अल्फा बराबर 0.75 हो रहा है, अल्फा बराबर 0.75 हो रहा है। तो अब ये आप देख लीजिए। अब इसका क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये 75% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75% आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 75% जो है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो जाएगी मैग्नीशियम नाइट्रेट के केस में। तो 52 का थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इक्विलिब्रियम में आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में जिक्र हो रहा है। तो मैंने आपसे कई बार बताया है कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फेवर का, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस और मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए मैंने एक लाइन कही थी, आपसे याद कर लो कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड बाई, melting of ice is favored by increase in temperature and increase in pressure. Increase in pressure और increase in temperature से जो melting of ice है वो फेवर की जाती है। ये बात मैंने बताई थी आपसे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग द प्रेशर, मेल्टिंग ऑफ आइस की कंडीशन होती है। और इसको हम लोग डेंसिटी से सॉल्व करते थे, आपको याद होगा। डेंसिटी की तुलना करते थे आइस और वाटर की, और उस हिसाब से वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लेके, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता था, तो डेंसिटी से रिलेट करते थे वॉल्यूम में। वॉल्यूम का इफेक्ट अपोजिट कर दो तो प्रेशर का इफेक्ट आता था। वहां से फाइनली रिजल्ट आया कि इंक्रीज इन प्रेशर करने से जो है वो मेल्टिंग ऑफ आइस फेवर्ड होती है, मतलब राइट हैंड साइड में जाती है। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर के साथ हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का फर्स्ट, ये हम लोग रैपिड फायर में भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात हो रही है। हॉट KMnO4 ले रहा है, फिर NaOH से रिएक्शन करा रहा है। आपसे कह रहा है प्रोडक्ट क्या होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो KMnO4 आपको दिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जो है इस बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ेगा। अब ध्यान से समझना होगा कि ये बॉन्ड जैसे ही टूटा, ऑक्सीजन आया, तो अब फर्दर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो एक सबसे पहले जो कार्बन है मेरे पास उससे O लग गया है, एक O लग गया। इधर बेटा मेथाइल लगा हुआ था, है ना, इधर जो है मेथाइल लगा हुआ है। अब इधर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3। तो पहले हम कार्बन हमने बना लिए 1 2 3। अब ध्यान से देखिए इधर लग गया CO 1 2 3, और चौथे कार्बन पे जो है वो OH लगा हुआ था। ठीक है, अब ये जो फर्दर है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, ये CHO हो जाएगा यहां पर। तो ये OH यहां पे जैसे आया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में हो जाएगा। तो ये COOH आ जाएगा फाइनली, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन भी था बेटा, इसके पास एक हाइड्रोजन भी था। तो ये जो हाइड्रोजन है तो ये OH हो गया, और ये फर्दर जो है ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, एसिड में। अब फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, NaOH है। तो NaOH से ये Na प्लस H हटेगा और फिर फर्दर आ जाएगा, आप देख सकते हो CONA।
तो यहां पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये बैलेंसिंग का पार्ट है। इसके बाद कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन यहां पे दिए हुए हैं। कितने कार्बन दिए हुए हैं, 3 कार्बन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इसके बाद 1 2 3 कार्बन भी थे, उसके बाद CONA भी लगा हुआ है। तो सीधे सीधे हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें आपका थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। सबसे पहले क्या किया कि MnO4 था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O जोड़ा, तो एक तो कीटोन हो गया और एक यहां पर है ना H के साथ O लग के CHO हो गया। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज जो है हो गया एसिड में, है ना, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद NaOH से रिएक्शन हुई तो Na जो है H को रिप्लेस कर गया और सोडियम सॉल्ट बना गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इस तरह से थर्ड आंसर यहां पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है, आपको SEP दिए हैं, SRP दिए हुए हैं। अब यहां पे Fe2+ से Fe जा रहा है, E0 माइनस में है, Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है, E0 पॉजिटिव है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम जानते हैं कि नेगेटिव SRP जितना ज्यादा है उतना अच्छा रिड्यूसर होता है, ठीक है ना, और पॉजिटिव SRP जितना ज्यादा होता है या SEP जितना ज्यादा होता है उतना ये अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है। और हम लोग जानते हैं कि अब ये पॉजिटिव है तो ये बेटा ऑक्सीडाइजर है। अब ऑक्सीडाइजर है तो वो खुद क्या होती है, खुद अपना ऑक्सीडेशन नंबर खुद का रिडक्शन कराता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी पहचान क्या है, जिसका खुद ऑक्सीडेशन नंबर घटे। तो Fe2+ किस में जा रहा है, Fe2+ में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है Fe3+ क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे 55 में सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर से देखिए, नेगेटिव SRP ज्यादा मतलब वो गुड रिड्यूसर है, पॉजिटिव SRP ज्यादा मतलब गुड ऑक्सीडाइजर। और ऑक्सीडाइजर होता क्या है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है। तो यहां पर आप देखिए Fe3+ जो है वो Fe2+ में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज होगा। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 56 को देख रहे हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, तो प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां से देखिए ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, तो एक्टिव हाइड्रोजन ये नजर आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। तो ये क्या करेगा, ये एक्टिव हाइड्रोजन जो है ये रिंग के साथ चला जाएगा, क्योंकि MgBr के साथ ये आ जाएगा और फर्दर बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका H जाके बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और MgBr इनके साथ अलग हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। आप जानते हो एक बात की, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो बस उसी रिएक्शन को यहां पर हमने इनिशिएट किया और प्रोडक्ट हमारे सामने बेंजीन के रूप में मिल गया क्वेश्चन नंबर 56 में, ठीक है ना। चलिए आगे चल रहे हैं। तो अब ये 56 का थर्ड हो गया। इसके बाद आ रहा है एनीसोल कौन दे रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोड्यूसेस दी एनीसोल। तो इसमें सबसे पहले एसिटल्डिहाइड RMgX से रिएक्शन करके सेकेंडरी जो है वो आपको एल्कोहल बना देगा, सेकेंडरी एल्कोहल बना देगा, ठीक है ना। और फिनॉल NaOH से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड बनाएगा। आइए देखते हैं, पहले फिनॉक्साइड बना रहा है ये, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और CH3I से रिएक्शन कर रहे हैं तो फर्दर जो है Na इसके साथ जाके यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो OCH3 बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा। एनीसोल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा सेकेंड ऑप्शन में बेटा। किसमें मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन में।
और ये देखो, ये फिनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 से, तो ये तो एक टेस्ट वाली रिएक्शन है जिसमें ब्लड रेड कलर आता है, सब लोग जानते हो, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद देखिए टोलुइन है, और यहां तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट, ठीक है। तो खैर यहां पे आपसे एनिसोल पूछा है, तो एनिसोल आपको किस में मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, 57 के सेकेंड ऑप्शन में आपको एनिसोल मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव प्राइमरी एल्कोहल। तो सिंपल सवाल है, डज नॉट गिव प्राइमरी एल्कोहल, तो एल्डिहाइड जो है वो रिडक्शन में हमें प्राइमरी एल्कोहल देते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो प्राइमरी एल्कोहल हमको रिडक्शन में नहीं देते हैं, वो जनरली सेकेंडरी एल्कोहल्स प्रोवाइड करते हैं ऑन रिडक्शन, ठीक है ना। तो प्रोपेनल है तो ये तो दे देगा, एल्डिहाइड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ये सीधे सीधे एल्कोहल में जा ही नहीं पाएगा, एक बार में रिडक्शन कराएगा तो फर्दर अपने लोअर में करवाएगा। इसी तरह मिथाइल प्रोपेनोएट, ये देखो प्रोपेन टू ओन की बात आ गई, तो ये कीटोन आ गया, और जैसे ही कीटोन आ गया तो हमने क्या बोला, ये रिडक्शन में क्या देता है, सेकेंडरी एल्कोहल। अब यहां पे कह रहा है डज नॉट गिव प्राइमरी, तो यहां पे देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, द कन्वर्जन ऑफ x टू y, x से y में जा रहा है, तो यहां से जो रेट है वो k x की पावर 2 हो जाएगी। अब इसमें आपसे कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 4 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। देखिए मैंने कई बार आपसे कहा है कि एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी, मैंने कहा था CIC की पावर बराबर CIR, जहां CIC का मतलब होता था चेंज इन कंसंट्रेशन, पावर होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और CIR क्या होता था, CIR का मतलब होता था चेंज इन रेट, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 4। अब पावर क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर है ना, सेकेंड ऑर्डर है, तो इसको 2 कर दिया, तो CIR मतलब चेंज इन रेट कितना हो गया, CIR हो गया 16 टाइम्स, चेंज इन रेट कितना हो गया, 16 टाइम्स हो गया। बहुत सिंपल सवाल, 59 का थर्ड हो गया, है ना, ट्रिक से लग गया डायरेक्ट, सारी अप्रोच हमने आपको सिखाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपसे हाफ लाइफ और डिफरेंट ऑर्डर के लिए आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हम जानते हैं T हाफ बराबर क्या होता था, A/2K, ये जीरो ऑर्डर के लिए होता था, यहां से निकलता है T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A की पावर -1। ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। ये किसके लिए अब हम बताने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ क्या होता था, सब लोग जानते हो, 0.693/K। T हाफ बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A की पावर 0। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, 1/AK होता है ना। तो यहां से देखो T हाफ क्या हुआ बेटा, 1/A की पावर 1। तो अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A की पावर 1 के, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करता हूं, अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करता हूं तो T हाफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A का स्क्वायर, सीधी सी बात है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, जहां पे ये T हाफ होगा, जहां पर ये T हाफ होगा और ये 1/A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए कौन सा ग्राफ है जो इसको रिलेट कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन A के लिए तो जीरो ऑर्डर की बात हो जाएगी, है ना, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो जाएगी।
1/a की बात कर रहा है तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए ग्राफ हो जाएगा। 1/a² की बात कर रहा है, यही होगा किसके लिए बेटा, थर्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि 1/a² इसने दे दिया है। देख लीजिए, रिलेट करके आपको इस सवाल का आंसर मिल जाता। बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो आपसे कह रहा मोस्ट स्टेबल कौन है, तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से हम स्टेबिलिटी को यहां पे देख सकते हैं। पहला वाला देखकर ही लग रहा है एरोमेटिक है ना। अगर हम दूसरे वाली की बात करते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये बेटा नॉन एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई, नॉन एरोमेटिक। ये भी कैसा है, इसमें भी एरोमेटिसिटी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। अब यहां पे अब बचा, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक कौन है, या तो पहला या तो चौथा। अब पहले और चौथे में कौन ज्यादा है, तो पहले और चौथे में ज्यादा जो रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा आरएस होंगे वो पहले, फोर्थ वाले के होंगे पहले की तुलना में, ठीक है ना। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी यहां पे प्रेजेंट है, अकेल्स रूल फॉलो हो रहा है, और आरएस ज्यादा होंगे, रेजोनेंस ज्यादा होगा, जिस कारण से स्टेबिलिटी भी फोर्थ की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, आइए देख लेते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर हम जानते हैं तो कहते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ठीक है ना। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए K+ में कितने होंगे, 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन। Ca2+ में कितने हो गए भैया, 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन। Sc3+ में कितने हैं भैया, 21 - 3 18 इलेक्ट्रॉन। Cl- में कितने हैं, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। पहला ही हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। देख लीजिए, Na+ है, Na+ में कितने होते हैं देख लीजिए, Na+ में 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 और ये 18 गलत हो गया। Mg2+ में 12 - 2 10, Mg और Cl- हो ही नहीं सकते आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Al3+ में 13 - 3 10, अब Al3+ और Cl- हो ही नहीं सकते, तो पहला आंसर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी सारी की सारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 62 के पहले ऑप्शन में आपको नजर आ रही हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो फर्दर 62 का फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहां पे C2 है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर वाज इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर वाज चेंज। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है और आप इसको देख सकते हो, है ना। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो C2 से C2+ के कन्वर्जन में देखिए, C2 का हम सब लोग जानते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 2 हो जाता है, और इसके लिए 1.5 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इनका, वो अगर हम देखते हैं तो NO से NO+ में देख लेते हैं। तो NO से NO+ में जब हम जाते हैं तो NO के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले देखते हैं। NO के लिए 7 + 8 15, 15 के लिए भैया बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। आपको तरीकों से भी निकलवाया है मैंने, तो ये 2.5,
तो सबसे पहले तो इसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कह रहा था, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज इसमें हो ही नहीं रहा, इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा था। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कह रहा है ना, तो पहले वाले में तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर भले चेंज हो रहा हो, लेकिन यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो यहां तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा देखिए चेक कर रहे हैं, NO से NO प्लस में आ गए, तो NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कई बार आपसे ये बात मैंने बताई हुई है। NO के लिए इलेक्ट्रॉन कितने थे, फिर से मैं लिख रहा हूं 15 इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही इंक्रीज हुआ है, देख लीजिए बिल्कुल सही बात है। अब क्या मैग्नेटिक बिहेवियर भी इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर ये 15 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप सब लोग जानते हो ये पीएम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, यहां पर इवन नंबर सम आ रहा है, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो क्या मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। O2 से O2 प्लस में चलते हैं, तो O2 प्लस में अगर हम देखते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और होता है ये पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब O2 प्लस की बात करते हैं, तो O2 प्लस में अगर हम देखते हैं 15, तो इसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है ना, 2.5 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहां पे बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन तो 15 है ना, अभी भी ये पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर वही रहा। ऊपर अगर डाया था तो इसमें यहां पे ये पैरा था और फिर डाया हो गया, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो गया था। इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर सेम है। N2 प्लस में अगर हम देखेंगे तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, N2 प्लस मतलब 13, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया, तो ये तो सवाल ही पहला ही सेंटेंस इसके लिए गलत हो गया। तो एक एक ऑप्शन मैं आपको देखिए बता रहा हूं, ठीक है। एक एक ऑप्शन बताने का उद्देश्य यह है कि आप बहुत अच्छे से सीख सको चीजें। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63 में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है ना। तो एक्सटेंट इसकी ज्यादा होगी, तो इसलिए इसमें सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हो। सबसे सिंपल सवाल, और उम्मीद है आपका सही हुआ होगा, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं हुआ होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चलना चाहते हैं, और क्वेश्चन 65 के साथ। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर हम देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट कर रहा है, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहां पर देखते हैं 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन बिल्कुल ठीक ऑप्शन लग रहा है हमें देख के ही, है ना। CH3CH डबल बॉन्ड CH तो अगर हम इसको देखते हैं C डबल बॉन्ड C HH CH3 तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम इसको एक बार इधर लगा दें, एक बार इधर लगा दें, एक बार है ना, तो ये सिस है और ये ट्रांस है, तो बिल्कुल सही है। पहला ही हम लोगों को यहां पे मिल गया, 2 ब्यूटीन में सिस और ट्रांस हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही इजी सवाल था, और सिस ट्रांस की हम लोग को बहुत अच्छे से जानकारी है। इसके लिए सिस ट्रांस के डाइपोल मूवमेंट का भी हमने आपको एक ट्रिक बताया था, डीएम की सीटी,
है ना, जनरली जो सिस है उसका ज्यादा हो जाएगा डीएम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 66 आ रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई आपसे पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये अपने ग्रेफाइट फॉर्म से जाएगा, हाफ ऑफ O2 और 1 मोल ऑफ CO का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें हम जानते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है ना। तो अब डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होगा मेरे भाई, ये होगा डेल्टा NgRT, है ना। तो ये डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng अगर निकालोगे 1 माइनस हाफ तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ हो गया। और R की वैल्यू क्या है बेटा 8.314 और T की वैल्यू क्या है 298। तो 298 को अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 149, 149 इंटू 8.314। मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूं कि 149 इंटू 8.314 तो ये आएगा 1238। कितना आ रहा है 1238.78। कितना आ रहा है 1238.78 जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1238 बेटा सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं 3 CH3 ग्रुप इससे लगे हुए हैं इस तरह से, है ना। तो ये आप देख सकते हो, तो 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 0 लोन पेयर नजर आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर आपको ये हो जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसको अगर हम बनाएंगे इस तरह से तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो त्रिकोणीय समतल हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग इसका जिक्र करते हैं, ठीक। अड़सठ, तो 68 में अगर हम लोग देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, तो ध्यान से देखिए इस कार्बन को, काइरल कार्बन है और काइरल कार्बन देखते ही देखते हमारे दिमाग में तुरंत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की टेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंस ऑफ काइरल कार्बन एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंपल सवाल भाई ये भी एक। आगे चलेंगे तो इसका बेटा सेकंड हो जाएगा ऑप्टिकल। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड फाइनली टू sp। द बॉन्ड एंगल देखिए sp3 है, sp2 है या sp है। तो यहां पर sp3 में 25% s है, यहां पर 33.3% s है, यहां पे 50% s है। तो 25% s में अगर हम देखते हैं बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यहां पर 120 डिग्री है, यहां पर 180 डिग्री है। तो द एंगल बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, इंक्रीज होते हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, तो 69 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, डेंसिटी आपसे, द डेंसिटी ऑफ इज 29। हाँ, तो डेंसिटी आपसे पूछा है, मोलैरिटी आपको दी है। तो कई बार हमने इसके आपको तरीके बताए हैं कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है PD10 अपॉन MW, जब डेंसिटी और परसेंटेज दें, जहां
P परसेंटेज बाई वेट होता है और D जो है वो डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू MW अपॉन P इंटू 10। तो मोलैरिटी जो है वो 3.60 इंटू MW क्या है, H2SO4 98, परसेंटेज कितना दिया है 29 इंटू 10। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार आंसर क्या आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये 3.60 इंटू 98 ये आ रहा है 352.8 अपॉन 290 कर दें, 352.8 अपॉन 290 तो 1.216 आ रहा है डेंसिटी, 1.216 आ रहा है। तो यहां पर बेटा आपका ऑप्शन जो है वो सबसे करीब जो है 1.22 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसे सवालों को हमने आपसे डिस्कस किया है, कई बार हमने आपको इन सब चीजों पे बताया हुआ है। चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में। कह रहा है Na2SO4 के लिए I कैलकुलेट इफ अल्फा इज द DOD of Na2SO4 the point of factor I use for the calculating the molecular mass। तो हम लोग Na2SO4 की बात करेंगे तो 2Na प्लस सल्फेट के बारे में जिक्र करते हैं तो यहां से n बराबर 3 आ जाता है और I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा से जब हम बात करते हैं तो 1 मोल से 3 आ रहे हैं तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो I बराबर 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा, I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा, है ना, 1 प्लस 2 अल्फा। तो सेकंड के साथ जाएंगे 71 में, 71 में बेटा सेकंड के साथ जाएंगे हम लोग, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द ओलिफिन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, आपको दिया है 3 कार्बन का एल्डिहाइड और एसिटल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। तो ये ओजोनोलिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या लेते हैं, O3 होता है और जो है Zn वाटर, ठीक है। तो अब इसमें एक ट्रिक है, हमेशा याद रखिए, सबको पहले आप बना के देखिए कितने, मैं हमेशा कहता हूं जो भी आपको एल्कीन दी होती है उसके डबल बॉन्ड को तोड़ो और O को जोड़ो, हमेशा याद रखना है बात, डबल बॉन्ड को तोड़ो और O को जोड़ो। यहां पे कार्बन देखो कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन उसमें भी रहे होंगे रिएक्टेंट में, तो पहले तो 2 कार्बन वाले दोनों ऑप्शन को काट दो, काट दिया। अब आइए बना के देख लेते हैं हम एक एक करके। तो अगर 1 पेंटीन आपसे कह रहा है, अगर 1 पेंटीन कह रहा है तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड बनना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन 2 पेंटीन आपको दिया है और 2 कार्बन का एल्डिहाइड भी बन रहा है, तो डेफिनेटली यही आंसर है, ठीक है। मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं आपको कि कैसे जो है ये हुआ होगा। तो सबसे पहले ये CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब आपने इसमें क्या कराया, ओजोनोलिसिस, है ना। तो अब यहां पे अगर आप देखते हो तो मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड तोड़ो और O को जोड़ो, तो डबल बॉन्ड तोड़ो O को जोड़ो, तो बेटा क्या बन गया, CH3 CHO प्लस क्या बन गया, CH3 CH2 CHO। ध्यान से देख लीजिए, यही दोनों प्रोडक्ट बन गए। और अगर डबल बॉन्ड पहले वाले में होता, पहले कार्बन के बाद, तो 1 कार्बन का ही एल्डिहाइड बनता, 2 कार्बन का ना बनता। इसलिए आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 4th विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। 72 के लिए 4th आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स NSR रिएक्शन। तो NSR रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर अगर देखोगे तो पहले में देखिए रेजोनेंस हो जाएगा, है ना, दूसरे में भी, तीसरे में भी,
और यहां पर अगर हम देखते हैं ये पहले दूसरे तीसरे में रेजोनेंस के कारण जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एराइज हो जाएगा, तो यहां पर तो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाएगा तीनों में, ठीक है। लेकिन जरा इसको देखो फोर्थ वाले को, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां पर रेजोनेंस की सीधे सीधे टेंडेंसी हो रही हो, तो यहां पे है भी नहीं रेजोनेंस, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो एनएसआर इजिली जो है मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। पहले वाले क्यों नहीं होंगे? ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये जो है एनएसआर रिएक्शन में रिएक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, इसके पास लोन पेयर है, चार्ज सिंगल डबल, और ये तो सीधे रिंग से जुड़ा हुआ है। और ये शॉर्ट में हम बोलें कि जनरली सामान्य कंडीशंस पे है ना, नॉर्मल कंडीशंस पे एराइल हेलाइड और विनाइल हेलाइड एनएसआर नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये एराइल और विनाइल हेलाइड के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन बेटा यहां पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो हाफ ऑफ ए है गिव्स टू बी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे कोई कहता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1/1/2 मतलब -2 DA/dt बराबर प्लस 1/2 dV/dt। तो यहां से माइनस का DA/dt बराबर जो है वो हो जाएगा प्लस का 1/4 dV/dt, प्लस का 1/4 dV/dt। तो यहां पे सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग 74 में चले जाएंगे। 74 में सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सिंपल सवाल था बहुत, हम लोग इसको कई बार रैपिड फायर सेशंस में और क्वेश्चंस के माध्यम से कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्केन्स यूजिंग ZnHgScl, क्लेमेंसन रिडक्शन। सर क्लेमेंसन रिडक्शन करता क्या है? CO को किसमें बदलता है? CO कन्वर्ट होता है CH2 में, ठीक है ना। CO कन्वर्ट होता है CH2 में। वुल्फ किस्नर में ZnHCl नहीं लेते हैं। वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन के लिए होती है ना, तो सिमेट्रिकल, और यहां पर हम जो है सोडियम को लेते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां तक बेटा आपने डिस्कशन देखा हमारे साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने अच्छे से पेपर दिया होगा। थैंक यू सो मच। इसके आगे का डिस्कशन रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम करवाएंगी फ्रॉम 76 टू 100। इसके आगे का डिस्कशन मैम के साथ ज्वाइन करिए। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगले किसी पेपर डिस्कशन में या रैपिड फायर में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है नीट टेस्ट नंबर 15, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री सेक्शन के यानी कि 51 टू 75 आपको संजीव सर ने करवाए हैं, एंड आफ्टर दैट 76 टू 100 जो डिस्कशन है वो मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, यानी कि 76 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ो, यहाँ पर बोला जा रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ए एंड बी, यानी कि हमें इस रिएक्शन को देखना है और ए और बी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो किस नेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ रिएक्शन जो हो रही है ए की तरफ अगर हम देखते हैं, ठीक है, ए की तरफ देखें तो यहाँ पर HBr यूज किया जा रहा है जो कि हमें ये बताता है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। ठीक है, कौन सा रूल लग रहा है? मार्कोनिकॉफ। क्लियर? अब यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और ए हमें मिलेगा।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, कुछ हमारा आयनिक नेचर का होगा। कैसा होगा, हमारा आयनिक नेचर का होगा। अब आप सभी को पता है HBr प्लस ये माइनस ये, तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस यानी कि एक दूसरे से प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस वाली जगह पर कौन चला जाएगा, अगर हम बात करें प्लस वाली जगह पर ये माइनस, यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारी एक चेन जुड़ जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन देखें, कौन सा ऑप्शन ए प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पर Br, ठीक, यहाँ पर Br अगर देखें तो एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। बाकी इन ऑप्शंस में से सेकेंड और फोर्थ तो गलत हो गए। अब प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम रिएक्शन हो रही है HBr के साथ, और क्या हो रहा है यहाँ पर HNO यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। इट मींस ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कैसी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एज वेल एज HBr यूज किया जा रहा है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। क्या लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा और फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर अगर एक रेडिकल की बात करें तो Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होगा, एक तो ए वाला तो ये होगा, और बी की अगर बात करें तो यहाँ पर बी जुड़ जाएगा। तो यानी कि इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन है जो हमें आंसर अच्छे से समझा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर हमें Br मिल जाएगा। क्लियर, इधर Br मिल जाएगा यहाँ पर और एक चेन बन जाएगी। समझ आया, इतना क्लियर है सभी को। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि इस ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर, चलो अब थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो नेचर समझ में आया, यहाँ पर ये आयनिक नेचर है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। हुंड रूल क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2, पेयरिंग कब स्टार्ट हुई है, जब सब में एक एक चले गए। सेम यहाँ पर भी पेयरिंग तब स्टार्ट हुई है। इसके बाद अगर थर्ड में देखें तो थर्ड भी हमारा सही है। फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर 2p का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो x में एक, 2p y में एक होना चाहिए, फिर 2p z में एक, देन पेयरिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर देखो x में ऑलरेडी 2 आ गए हैं, तो यही है जो हुंड रूल का यहाँ पर हुंड रूल के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, बाकी सभी काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। समझ आया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपाउंड X है जिसे हीट किया जाता है विद सोडा लाइम एंड गिव्स इथेन। तो X क्या होगा, यानी कि कोई कंपाउंड है हमारे पास जो कि X है, इसे हीट किया गया सोडा लाइम के साथ, तो इसने कुछ कंपाउंड दिया। क्या कंपाउंड दिया, इथेन दिया। तो वो जो हमारा कंपाउंड हमने यूज किया था वो क्या है, एथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, आइदर 1 और 3 है, या तो 1 है या तो 3 है। तो यहाँ पर देखो जो रिएक्शन हो रही है वो डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। क्या हो रही है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वहां पर सोडियम सॉल्ट होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि रिएक्ट करता है सोडा लाइम के साथ और डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद वहां पर जो पेरेंट चेन होती है उससे एक कम वाला हमें कंपाउंड मिलता है एथेन, यानी कि इससे एक ज्यादा कर दो तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें प्रोपेन ही मिल रहा है, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो अगर हम प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाएं, ठीक है, C2H5COOH, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं सोडा लाइम, ठीक है, और यहाँ पर मिला क्या, इथेन, यानी कि C2H6 मिल गया। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती भी है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर Na2CO3 भी हमें
मिल जाती है, ठीक है, Na2CO3 भी। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन नोट डाउन कर लो, आंसर हो गया प्रोपेनोइक एसिड। डन? समझ आया इतना? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इथेन यहां पर जो बोला जा रहा था वो एथेन भी मिल गया, एक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द गिवन इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिनको हमें अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक, तो यहाँ पर बोरॉन है, ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन है। अगर हम इनका सिंपलेस्ट कन्फिगरेशन देखें तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ 5 होता है, आप सभी को होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p1, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर कार्बन की बात करें 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा 2। इसकी बात करें नाइट्रोजन की 1s2, 2s2, 2p3, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो इसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना इज क्वाइट टफ। ठीक है, तो यहां पर इसकी तो ज्यादा हो गई, लेकिन पूछा क्या गया है थर्ड की। चलो सेकंड की यहां पर लिखते हैं इसी तरह से, तो सेकंड में क्या होगा, इसकी ज्यादा होगी, ये बनेगा 1s2, 2s2 समथिंग बनेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर कार्बन की बात करें 1s2, 2s2 और 2p1 हो जाएगा, तो ये इजिली निकल जाएगा 1s2, 2s2, 2p1। ठीक, अब आती है बारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की। तो यहां पर देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एक तो यहां से निकल गया है, ठीक, पहले यहां पर 1 था, फर्स्ट आयनाइजेशन में निकला, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ये बचा, ठीक, इससे एक निकल गया, अब बचा 2s1, यानी कि यहां पर ये बचेगा। ठीक है, क्लियर, 2s2, 2s1 निकल जाएगा इजिली, यहां बचा 1s2, 2s2, 2p। अब देखो इसकी ज्यादा हो जाएगी, यहां पर कार्बन की ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये फुलफिल्ड है, ठीक है, ये फुलफिल्ड है। नाइट्रोजन की बात करो 1s2, 2s2 और 2p1 यहां से निकलेगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर कार्बन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बोरॉन। ठीक, नाइट्रोजन की बात करो तो यहां पर अगर देखोगे यहां 2p1 से निकालना आसान हो जाएगा ना, तो यहां पर नाइट्रोजन की कम है इन कंपैरिजन टू कार्बन। ठीक, तो यहां पर ये सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, क्या सीक्वेंस बन जाएगा यहां पर, समझ आया, यानी कि थर्ड के लिए 1s2, 2s1, सेकेंड इसके लिए 1s2, 2s2, फिर आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p1। ठीक, डन, समझ आया। तो ये सीक्वेंस आपका फॉलो होगा फॉर द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज टू। AlCl3 का जो फंक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वो होता है प्रोड्यूस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने का इसका काम होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे बोल सकते हैं, बाकी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। डन, नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। यहां पर कुछ सेट दे रखे हैं क्वांटम नंबर्स के और बोला जा रहा है कौन सा सेट है जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक कॉमन सेट की बात करें, कॉमन जनरल सेट की बात करें क्वांटम नंबर की, वो क्या होता है, अगर मान लो n का कुछ यहां पर वैल्यू है, लेट सपोज n बराबर 3 हमने मान लिया। ठीक, तो l की वैल्यू ऑलवेज n-1 होगी, अग्री करते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम m की बात करें, m की वैल्यू क्या होती है, +-l होती है, और सेम एज s की वैल्यू क्या होती है, +-½ होती है। अब इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्या ये फॉलो हो रहा है, n बराबर 2 मान लिया तो l बराबर 1। ठीक है, m की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबल होता है यहाँ पर भी। सेकेंड ऑप्शन में देखें तो n बराबर 3 है, ठीक है, l बराबर 2 आ गया, क्लियर। m की बात करें तो यहाँ पर -3 आ गया, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए m के लिए, यहाँ पर +-3, यानी कि -3 से +3 वैल्यू हो सकती है, सॉरी -2 से +2 वैल्यू हो सकती है ना, ये तो दे ही रखा है।
+-2 होनी चाहिए, और दे क्या रखा है -3। तो यही है जो पॉसिबल नहीं है फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पर L की वैल्यू 0 है तो m बराबर 0, इट इज ओके, ठीक। इसी तरह यहाँ पर L बराबर 2 है तो m बराबर -2 है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर -3 पॉसिबल नहीं है। ये जनरल एक सीक्वेंस आप नोट डाउन कर लो, आगे आपको काम आएगा जल्दी से क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। समझ आया इतना, सभी को क्लियर है यहां तक की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट ओनली हुंड्स रूल इज वायलेटेड। कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हुंड रूल वायलेटेड हुआ है? तो हुंड रूल अभी अभी मैंने बताया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक एक एक हमारे जो शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए, यानी कि जो हमारा ऑर्बिटल है। क्लियर, समझ आया? अब देखो यहां पर क्या करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट में देखो सही है, सेकंड की भी सही है, यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहीं से ही शुरू हुई है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ये पूरा फुलफिल होना चाहिए ना, यहां पर होना चाहिए, देन यहां पर हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा आना चाहिए यहां पर, आफ्टर दैट ये फिल होगा, ठीक। तो यही है जो हुंड रूल को वायलेट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन, समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां पर बोला जा रहा है, वुड्स रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड यील्ड्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो यील्ड्स X। यानी कि मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है, यहां पर मिथाइल आयोडाइड दे रखा है और ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। एक रिएक्शन हुई, अब ये बोल रहा है सेम वही, उनमें से कौन सा रिएक्शन है जो सेम उसी कंपाउंड का यील्डिंग करेगा, ठीक है। सेम वही प्रोडक्ट हमें यहां पर मिलेगा इन विच ऑफ दीज रिएक्शंस, ठीक। सबसे पहले तो इस रिएक्शन से देखें कि कंपाउंड क्या मिल रहा है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड हमें मिल रहा है। तो मिथाइल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है, यानी कि सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर 2 मोल ऑफ दिस ले लेते हैं और रिएक्शन हो रही है सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अब यहां पर देखो ये रिएक्शन जब हुई तो हमें इथेन मिलता है, क्या मिलता है, इथेन मिलता है, एज वेल एज सोडियम आयोडाइड यहां पर मिलता है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड मिलता है। क्लियर? अब देखो ये हमें यानी कि मेजर प्रोडक्ट ये है, तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट से हमें इथेन मिलने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ यहां पर रिएक्शन होती है तो सेम हमें वही कंपाउंड यहां पर मिलता है, ठीक। क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, C2H5Cl के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे ये ब्रेक हो जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक, HCl बन जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, C2H6 प्लस HCl, ठीक। तो मेन प्रोडक्ट की बात हो रही थी, यही हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, यही हमारा राइट आंसर है। और वो रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में होगी तो ये भी गलत हो गया। डन, समझ आया? तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो 83 का फर्स्ट ऑप्शन, ये रिएक्शन नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से और बैलेंस भी कर लो, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर लो, 2Na, ठीक, और 6H। डन, रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए जल्दी से। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन HNO2 मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहां पर इसकी बात करें, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर तो सभी को क्लियर है, ये स्ट्रक्चर। तो यहां पर बोल रहे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड तो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, और आयनिक बॉन्ड भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट, दोनों ही बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो 84 का फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट हो गया। डन, समझ आया? नेक्स्ट 85
85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर बोला जा रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें रिक्वायर होंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स तो बैलेंस्ड है, ध्यान से देखो, ठीक, एटम्स बैलेंस्ड है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का 5। आप इसे कैलकुलेट भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, देखो कैसे, माइनस है, ठीक, इसे x मान लिया, प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, क्या हो गया ये, माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 6 यानी कि प्लस का 5। क्लियर, समझ आया, प्लस 5 है। यहाँ पर देखोगे तो प्लस 2 मिलेगा, कैसे, अगर इससे भी आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरह से देख लो, इसे x मान लिया, इसे माइनस 2, सीधे सीधे पता चल रहा है प्लस 2 आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 ऑप्शन जो होगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ आया, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 86 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो, 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स। इथाइलिन डाइक्लोराइड की अगर आप बात करो, ठीक, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना, क्या है ये, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम, यहां पर एक मान लो पहले ये है, दूसरा क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड है, दूसरा क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड है, यानी कि एक Cl इधर और एक Cl इधर, ठीक, ये दोनों हमारे कंपाउंड्स की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि ये आइसोमर्स हैं, जब दोनों यहाँ पर बोथ कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है, दोनों कंपाउंड यहाँ पर सेम प्रोडक्ट ही नहीं बनाते हैं। पहली चीज, अगर हम KOH से रिएक्ट कराएं या फिर NaOH से, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। अच्छा, इनकरेक्ट की बात हुई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो एक्वस NaOH के साथ जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, सेम यहाँ पर भी, ठीक, एक्वस NaOH के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलता है, सबसे पहले अगर हम बात करें NaOH है, दोनों OH यहाँ जुड़ जाते हैं और Cl निकल जाता है, तो बनता है CH2OH, सेम यहाँ पर भी CH2OH, ठीक, इस कंपाउंड को देखना। क्लियर है। इसी तरह अगर हम सेकेंड वन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ OH जुड़ जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ OH जुड़ जाएंगे, एक कार्बन पर OH होगा नहीं, वो वाटर बना लेगा, और वाटर बना लेगा तो लास्ट में जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो एथेनॉल मिलेगा, ठीक, CH3CHO मिलेगा। तो देखो दोनों कंपाउंड सेम प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराने के लिए, तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंपाउंड्स फॉर्म यहाँ पर सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड्स A एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। अब यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यानी कि CH3MgBH4 और उसका फिर हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, तो हमें कंपाउंड A मिलता है। आफ्टर दैट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के हीट कराया जाता है तो कंपाउंड B, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो C मिलता है। ये कह रहा है A और C एक दूसरे के क्या है, इनमें आपको बताना है, ठीक, क्या होगा, आइडेंटिकल होंगे यानी कि सेम होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे या ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो सबसे पहले ये रिएक्शन करवाओ। देखो ये रिएक्शन CH3CHO है, तो अगर यहाँ पर हम देखें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ये O हो गया और यहाँ पर H हो गया, ठीक, ये स्ट्रक्चर समझ में आया सभी को। अब देखो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं ना, सबसे पहले CH3MgBr, तो ये पॉजिटिव ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव,
ठीक, अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहां जाकर जुड़ जाएगा, निगेटिव पार्ट यहां जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3C, और ये निगेटिव है इसके साथ पॉजिटिव यानी कि O के साथ MgBr जुड़ गया, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर जुड़ गया CH3, ठीक, H एज इट इज। तो ये तो पहले हो गया। अब सेम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर H जुड़ जाएगा, वही रहेगा सब, यहां पर क्या हो जाएगा CH3 और ये CH3 और यहाँ OH हो जाएगा, बस इतना ही तो बदलेगा, ठीक। हाइड्रोलिसिस पर ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अब देखो फिर से देखना, हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बॉन्ड टूटा, इसका प्लस इसका माइनस, H प्लस OH माइनस मिलेगा, तो यहां पर बन जाएगा CH3C और इसके साथ आ जाएगा OH और यहाँ H, ठीक, ये बना। अब उसके बाद ये CH3 है और ये H है, क्लियर। सेम प्रोडक्ट और जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो Mg के साथ Br और यहां पर OH, ये बना है, ठीक है। ये अभी फर्स्ट रिएक्शन हुई है यानी कि A प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, ये अभी A प्रोडक्ट ही बना है। अब देखो A प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये है, ध्यान रखना। अब इसकी रिएक्शन और कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहीं पर इसकी रिएक्शन कराते हैं। क्या बना था हमें, देखो CH3 और था ऊपर OH और इधर H था, ठीक, ये है। अब इसकी फिर से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, अब इसकी फिर से रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अब यहां पर जो हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें जो हमें यहां पर मिलता है वो मिलता है ये अल्कोहल इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले यहां पर हो जाएगा अल्कोहल। अब देखो ये जो पार्ट है अगर हम बात करें तो ये बनेगा CH2, ठीक, CH2 देन CH2 एंड CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट बना, क्या, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया C, ठीक है, H2SO4 के साथ। तो यहां पर अगर हम दोनों की बात करें, ठीक है, यहां पर दोनों की अगर हम बात करें H2SO4 के साथ और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट क्लियर है, ठीक है। सेकेंड की अगर हम बात करें, आफ्टर दैट यहां पर फिर से रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, यहां पर HOCH2 CH3 बन जाएगा, ठीक। तो ये जो है और A जो है, इन दोनों में जो रिलेशनशिप आया है वो क्या आया है, ध्यान से देखो, पोजीशन आइसोमर्स का आया है। क्या आया है, पोजीशनल आइसोमर्स का आया है। तो ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट हो गया। डन, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज आर गिवन। यहां पर आपको रिएक्शंस दे रखी है, A से B, B से C और C से D। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनके दे रखे हैं K1, K2, K3। अब बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन A to D, यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन मान लिया, ठीक, इन इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब इन इक्वेशन को ऐड कर दोगे जो फाइनल K होगा वो आपका K1 इंटू K2 इंटू K3। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर K1 दे रखा है 2, K2 4 और K3 है 3। तो 4 3 12 दूनी 24, ठीक, 24 आपका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। किसके लिए, 88 वाले ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पर 88 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, बताओ। 24, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। 89 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें एक कंपाउंड दे रखा है, बेंजीन है, और इसमें यहाँ पर रिएक्शन कराई जा रही है AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके साथ कराई जा रही है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ, ठीक। अब ये कह रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो होगा
यहाँ बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब इस हिसाब से ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ एक CH3 जो जुड़ा होगा वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा। ठीक, समझना, जो CH3 नीचे जुड़ा होगा वो इस CH2 के पास जाने की कोशिश करेगा और जिससे क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो ये जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। और बेंजीन रिंग से किस तरह जुड़ेगा, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये जुड़ेगा, ये मान लो आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये कार्बन, ठीक, इससे CH3 और इधर ये इस तरह से जाकर बेंजीन से जुड़ जाएगा और स्टेबलाइज्ड कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ बनेगा ये जो मेथिल होगा वो शिफ्ट होने की कोशिश करेगा ना, और वो शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 89 का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का। ये कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग एट 1.0 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 to the power -27 किलोग्राम। ठीक, ये दे रखा है। अब बोला जा रहा है H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपको दे रखा है। पूछा क्या गया है, वेवलेंथ पूछा गया है। वेवलेंथ के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते आए हो, लैम्डा इक्वल्स टू H/mv। H दे रखा है 6.6 into 10 to the power -34 अपॉन m, मास कितना दे रखा है 1.0 into 10 to the power 3 इंटू, अब अगर हम ये तो आपका वेलोसिटी दे रखी है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक, मास कितना है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 to the power -27, यही होता है। वेलोसिटी है 1.0 इंटू 10 to the power 3। क्लियर, आप इसे सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा 0.40 नैनोमीटर, यही हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, ये आंसर आपको मिलेगा। डन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो यहां पर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है, यह आपको यहां पर बताना है। ठीक, तो अगर हम फेजान्स रूल की बात करें उस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले तो यहां पर देखो, अगर हम फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें तो हायर पॉजिटिव चार्ज और स्मॉलर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। ठीक, हायर पॉजिटिव यानी कि साइज में कम, तो हायर पॉजिटिव यहां पर एल्यूमिनियम के पास है, और क्लोरीन देखो यहां पर स्मॉलर नेगेटिव, ठीक, साइज में बड़ा। तो यही तो होता है कोवेलेंट कैरेक्टर बनने की, जो कोवेलेंट कंपाउंड बनने की जो कंडीशंस होती हैं वो यही तो होती हैं। तो यहां पर जो आयंस होंगे टोटल ओवरऑल 4 होंगे, और किसी में इतने नहीं होंगे। आप काउंट भी कर लो, देख लो, और किसी में इतने नहीं होंगे। तो हायर पॉजिटिव चार्ज यानी कि लोअर इन द साइज, एंड स्मॉलर एनायन यानी कि हायर इन द साइज। ठीक, तो ये क्या होते हैं, स्पेशल कंडीशंस होती हैं फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन। डन, समझ आया? तो आंसर क्या हो गया, AlCl3, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो गए। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 92 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो इनमें से जो कौन सी स्पीसीज हैं जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करो तो यहाँ पर CO3 2- का हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को पता है sp2 होता है, और NO3- का भी sp2 होता है, तो ये तो नहीं होने वाली। PCl4 और SiCl4 की बात करो तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, sp3 और sp3 होता है। ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 होता है। थर्ड ऑप्शन की बात करो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ठीक है, sp3d हो जाएगा। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर भी देखना है तो PF5 है ना, PF5 है यानी कि इस तरह से F, ये इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पर लग जाएंगे। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो ट्रायगोनल
पिरामिड बाई पिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। इसी तरह सेकेंड वाले की अगर हम बात करें BRF5 की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो होता है स्क्वायर पिरामिडल ड्यू टू वन लोन पेयर, ठीक। इसका क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, इसका होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक। तो यही ऑप्शन जो है वो हमें यहां पर मिल गया, ठीक है, यही ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है यही हमारा राइट आंसर मिल गया, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है ये। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है इफ द पीके वैल्यू ऑफ HA इज अ 4.80 एंड द पीकेबी ऑफ BOH इज अ 4.78, the pH of an aqueous solution of equimolar HA and BOH at neutralization point will be। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज बतानी है, pH वैल्यू। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है, pH इज इक्वल्स टू 7/2 और pKa माइनस pKb, ये सभी ने पढ़ रखा है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, आपको वैल्यूज दे रखी है 7 + ½ pKa की दे रखी है 4.80 माइनस pKb की दे रखी है 4.78। तो यहां पर कुछ मिलेगा आपको पॉइंट, और उनको जब डिवाइड करके यहाँ ऐड करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 7.01, 7.01, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, डन, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। यहाँ पर लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात हुई है, तो सबसे पहले एक करेक्शन है, यहाँ पर सब में पहले तो माइनस लगा लो, ठीक है। क्लियर। अब देखो चारों में माइनस है, सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट वन। अब दूसरी चीज अगर ईएन रूल और चार्ज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस स्टेबल कर रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लस स्टेबल कर रहा है, यहाँ पर भी सेम वही चीज हो रही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो प्लस प्लस ये क्लोज टू ईच अदर है और क्लोज है तो ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यानी कि विनाइल ग्रुप एज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर एस्टेनिलिक ट्रिपल बॉन्ड या 2 इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर कह रहा है ओजोनोलिसिस करा रहे हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हमें फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है, और यही एक प्रोडक्ट है जो किसका कंफर्मेशन बता रहा है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, विनाइलिक ग्रुप का बता रहा है, आइसोप्रोपिल ग्रुप का बता रहा है, किसका। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि विनाइलिक ग्रुप ही है जो हमें फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर देगा। सबसे पहले देखो विनाइलिक ग्रुप की अगर हम बात करें, इस तरह से ये जो वाला कार्बन होगा, ठीक, यहाँ पर CH2CH। अब देखो ये वाला जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है विनाइलिक ग्रुप में, ठीक, सभी को पता है विनाइलिक ग्रुप में। तो यहाँ जब ओजोनोलिसिस कराएंगे ये बॉन्ड टूटेगा, मान लो यहाँ पर ओजोनोलिसिस कराने तो एक O यहाँ जाकर जुड़ेगा, एक O यहाँ जाकर जुड़ेगा, होगा ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर जब O जुड़ेगा तो हमें मिलेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि HCHO। क्लियर, ओजोनोलिसिस पर। तो ये हमें क्या बता रहा है, विनाइलिक ग्रुप के प्रेजेंस बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमें, विनाइलिक ग्रुप की प्रेजेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अफेक्टेड बाय। ये अफेक्टेड होती है एसोसिएशन से, ठीक है, किससे, एसोसिएशन से अफेक्टेड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 सही है।
3 गलत है और 4 गलत है, तो एसोसिएशन इज द राइट आंसर 96। ठीक है, चलो 97 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 3 आपको रिएक्शंस दे रखे हैं जिनके लिए ई नॉट की वैल्यू प्लस 0.77 वोल्ट, दूसरी है 1.66 माइनस का, तीसरी है प्लस 1.09। ये कह रहा है कंसीडरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब देखो रिड्यूसिंग पावर की बात आई है, जब भी रिड्यूसिंग पावर की बात आए तो आपको क्या करना है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। जो ज्यादा निगेटिव होगा रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। तो निगेटिव कौन है यहाँ पर, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक, आफ्टर दैट अगर हम देखें कम पॉजिटिव कौन है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। उससे ज्यादा पॉजिटिव यानी कि रिड्यूसिंग पावर और कम है, यानी कि कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को अब उल्टा कर दो अगर तो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन। ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ पर Fe2+ है, ठीक है, और एल्यूमिनियम है। तो ये ऑर्डर राइट ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर कहाँ पर है, देखो सेकंड ऑर्डर है, यही हमारा राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डन, चलो नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट द रेट कांस्टेंट। इनमें से कौन सी रेट ऑफ द रिएक्शन की जो यूनिट होती है सेम होती है किसके, रेट कांस्टेंट के, कौन से रिएक्शन के लिए, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सेम होता है। ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट 99 लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है द डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। डायामैग्नेटिक की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसको देख लो, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, पूरा का पूरा हमें डायामैग्नेटिक का यहाँ पर सेट दे रखा है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो 99 का क्या हो जाएगा आंसर, 99 क्या कह रहा है कि C2N2 और F2 ही है जिसमें हमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और यही क्या होगा, यही डायामैग्नेटिक नेचर को प्रेजेंट करेगा, यही डायामैग्नेटिक नेचर को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 100। यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर B मिल रहा है, लिंडलर हमारा जो रिएजेंट है, और H2 के साथ B प्रोडक्ट मिलता है, और Na इन लिक्विड अमोनिया, ये कर लेना, उसके साथ A मिल रहा है। अब A और B आर जियोमेट्रिकल आइसोमर। देखो ये जो मिला है ये हमें प्रोडक्ट भी बता दिया गया है, ये कैसे आइसोमर्स है, जियोमेट्रिकल। लेकिन इनमें आपको बताना है कि A सिस है या B ट्रांस है, A इज ट्रांस या B सिस, या A एंड B बोथ आर सिस, या A एंड B बोथ आर ट्रांस, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम ए की बात करें, ठीक है, ए की बात करें, आपको प्रोडक्ट यहाँ पर पता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट ए के साथ बनेगा लिक्विड अमोनिया इससे रिएक्ट करा के, तो यहाँ पर आर जुड़ जाता है, यहाँ पर एच, सेम यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, फिर यहाँ एच होगा और यहाँ आर होगा, तो ये बन जाता है ट्रांस। क्या बन जाता है, ये ट्रांस बन जाता है। तो ए ट्रांस कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन गलत, यहाँ पर है, और फोर्थ में, क्योंकि अभी बी के ट्रांस होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर बी की बात करें तो C डबल बॉन्ड D, C डबल बॉन्ड C। अब देखो बी हमारा क्या बनेगा, अगर यहाँ पर लिंडलर रिएजेंट यूज करके बी अगर हम बना रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर R, ठीक, और यहाँ पर H, सेम यहाँ पर R, यहाँ पर H। ठीक, तो ये कैसा लग रहा है, सिस लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, सिस लग रहा है। तो A ट्रांस B सिस, A ट्रांस B सिस, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी कि 100 का सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, आई होप आप सभी को ये जो डिस्कशन है समझ में आया होगा, और 100 तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। तो मिलते रहेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।